गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड का हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था? पुष्प देखा था। और चैप्टर का बेस जो है, इंट्रोडक्शन जो है, उसको हमने पहले लेक्चर पर देखा था। और आज हम देखने वाले, देखिए, जब हमने पुष्प देखा था तो उस दौरान में हमने हमने क्या देखा? जब हम पुष्प देख रहे थे, क्या देख रहे थे? पुष्प। तो उस दौरान हमने देखा दो संरचनाएं हमारे पास मेनली थी, जिन संरचनाओं की बात हम इस चैप्टर पर करेंगे। पहला कौन सा था? पहला था पुनकेसर। कौन सा था? पुनकेसर, जो कि नर जनन संरचना है। और दूसरा था स्त्री केसर, जो कि क्या है? जो है मादा जनन संरचना। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पुंकेश्वर के बारे में। आज हम पुंकेश्वर से रिलेटेड, मतलब नर जनन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आज हम देख लेंगे, एक एक करके, वन बाई वन देखेंगे। और बेस से देखेंगे कैसे चीजें को रिलेट होती हैं, कैसे चीजें लिंक होती हैं। ठीक है। तो देखिए, एक बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की। जो ये चैप्टर है ना, थोड़ा सा टफ चैप्टर, और टफ होता है। यही एक ऐसा चैप्टर है, यही एक ऐसा चैप्टर है जो समझ में अक्सर नहीं आता, क्योंकि रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है। और दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि इसमें समझने वाली बातें बहुत है। इसका जो वो है, मतलब कि आप बेस मान सकते हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट इसके कह सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप बीच में कुछ मिस करते हैं, और अगर अच्छे से नहीं देखते, या तो आप वीडियो को बढ़ा कर देखते हैं, तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, मैं जो समझाने वाला हूँ, मैं इस बात की पर्सनली गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो पुंकेश्वर तो आपको यहीं पे मैं रटवा दूंगा। मतलब ये पूरा चैप्टर ही मैं खैर रटवाने वाला हूँ, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो मैं यहीं पे आपको रटवा दूंगा। आप अगर आप एक बार पढ़ेंगे ना, तो कभी जिंदगी भर आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं, अगर हम अच्छे से देखते हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं देखते अच्छे से, और वीडियो को बढ़ाकर इधर उधर देखते हैं, तो फिर चीज़ें आपको प्रॉब्लम देंगी। क्योंकि देखिए, मैं एक से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं पुंकेश्वर से बात करूंगा। पुंकेश्वर से बढ़ते हुए जितना भी उसके अंदर है, जो भी हमें पढ़ना है, हम वन बाई वन पढ़ेंगे और रिलेट करके पढ़ेंगे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ अपना लेक्चर। लेक्चर जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि जो नर जनन संरचना है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। यार, एक मिनट, आंख में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चश्मा लगा लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा क्या रहता है ना, कि आंख में कम प्रॉब्लम होती है, लगातार स्क्रीन में देखना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं पुंकेश्वर की, अब देखिएगा, पुंकेश्वर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं। और जो स्टेमेन है वो क्या है? नर जनन संरचना है। देखिए, जैसे मैं स्टेमेन की बात करता हूँ, तो स्टेमेन ऐसा, ये दोनों जो संरचनाएं आपको दिख रही है, ये बेसिकली ये स्टेमेन नहीं है। ठीक है। लेकिन इन दोनों संरचनाओं की अगर मैं बात करूं, एक ये फिलामेंट हो गया, और ये हो गया एंथर, और इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ? ये हो गया स्टेमेन। तो जो स्टेमेन होता है उस पर क्या होता है? एक तो होता है क्या? एक होता है एंथर। क्या होता है? एंथर। और दूसरा होता है क्या? फिलामेंट होता है। तो देखिए, इसी की हम बात करेंगे। जो एंथर होता है, जो लघु बीजांड, अगर मैं बात करूं इसकी, स्टेमेन की बात करूं, तो स्टेमेन में जो एंथर होता है ना, उसी की हम बात करने वाले हैं। और जब मैंने पिछले वीडियो में टर्म्स क्लियर किए थे, उसमें मैंने बताया था कि एंथर को हम क्या बोलते हैं? लघु बीजांडुधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजांडुधानी। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो अब हम बात करेंगे एंथर की। देखिए, एंथर जैसे स्टार्ट हुआ तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। जो एंथर होता है, यहाँ पर दो पॉलियां आपको दिख रही होंगी। क्या? एक पॉली ये, और दूसरी पॉली ये से, दोनों पॉली मिलकर क्या बनाती है? एंथर बनाती हैं। और इन दोनों पॉली को हम क्या कहते हैं? इन दोनों पॉली को हम कहते हैं क्या? डाइथिकस कहते हैं। और डाई, इसमें क्या होता है ना, इसमें बाई लोब्ड, मतलब दो पॉलियां पाई जाती हैं। इन दोनों पॉलियों को हम क्या कहते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। और जो एंथर का हम अध्ययन करते हैं, वो एंजियोस्पर्म के पादप पर हैं। किस पर करते हैं? एंजियोस्पर्म के पादप पर। तो अभी तक हमने देखा कि जो एंथर था, उसमें जो दो पॉलियां पाई जा रही थी, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डाइथिकस। क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है, देखिए, जो यहाँ पर पॉली पाई जाती है, पहले मैंने क्या देखा? पहले मैंने स्टेमेन देखा, दूर से मैंने देखा, तो मुझको क्या दिखा? स्टेमेन दिखा। तो मैं क्या किया, मैं हल्का सा पास में आया, तो मैंने देखा यार, स्टेमेन में दो ऊपर कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, तो मैंने उनको पॉली कहा। फिर मैंने कहा और नजदीक, मैंने कहा कुछ तो पॉलियां दिख, पॉली टाइप दिख रही हैं। फिर मैं जब और नजदीक गया, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि रियलिटी में दो कुछ संरचनाएं थी। तो इसीलिए मैंने क्या कहा? एंथर दो कोष्ठी होता है। फिर मैंने क्या किया? एंथर को काट दिया। इस बार मैंने क्या किया? एंथर को काटा। और जैसे मैंने एंथर को देखा काट कर, तो कुछ अजीब सी संरचना देखने के लिए मिली। अब की बार क्या हुआ? अब की बार मुझको दो परागकोश देखने के लिए मिले। एक पॉली पर, जैसे मैंने इसको संरचना को, एक पॉली को काटा, जैसे मैंने इस पॉली को यहाँ से काटा, तो ये जो पॉली थी, इसमें मुझको क्या हुआ? दो संरचनाएं मुझको देखने के लिए। तो इन दोनों संरचनाओं को मैंने क्या कहा? इन दोनों संरचनाओं को मैंने कह दिया परागकोश।
क्या कह दिया इनको, मैंने क्या कह दिया, पराग कोष। और अब पराग कोष की संख्या हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 4 संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि एक पॉली पर अगर 2 पराग कोष थे तो टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ पराग कोष कितने हो गए, 4 पराग कोष हो। इज इट क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हुआ अच्छी तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैंने देखा परागकोश और जब मैंने पूरी संरचना को देखा, तो दोनों जब पॉलियों को मैंने मिलाया तो मुझको कुछ ऐसी संरचना देखने की, ऐसी जैसे संरचना आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। जब मैंने ऐसी संरचना को देखा तो मुझको 4 चीजें अजीब और गरीब चीजें देखने के लिए मिली। तो इन चारों चीजों को मैंने क्या कहा, इन 4 बेस पर मैंने एक नाम देखा, टेट्रा। और टेट्रा के बाद फिर इसको मैंने क्या दे दिया, स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो मैंने इनको क्या कहा, टेट्रा स्पोरेंजिएट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, चतुष्फलकी। क्या बोलते हैं इनको हम, चतुष्फलकी संरचना। क्या बोलते हैं हम इनको, चतुष्फलकी संरचना बोलते हैं, मतलब चतुष्फलकी लघु बीजांडु धानियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुष्फलकी लघु लघु बीजांडु धानियां। अब देखिए यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करेंगे और हम पूरी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं कि ये जो चतुष्फलकी लघु बीजांडु धानियां हैं, इनके बारे में क्या है, इनकी संरचनाएं क्या है, इनकी पूरी संरचना हम, इनमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन लेयर्स पाई जाती है, ये सारी चीजें हम अब देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम देखेंगे डायग्राम को। देखिए जैसे डायग्राम की बात आती है तो सबसे पहले आता है एंथर। अब मैंने एंथर लिया और एंथर को क्या किया, बीच से कट किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने एंथर लिया तो मुझको पॉलियन दिख रही थी अभी तक, अभी मुझको 2 पॉलियन दिख रही थी। और जैसे मैंने क्या किया, इसको कट किया, तो कट करने के बाद मुझको कुछ दिखा, 4 कोष मुझको दिखे, जिसको मैंने क्या कहा, चतुष्फलकी लघु बीजांडु धानियां। यहाँ पर आपको 4 अलग अलग दिख रहे होंगे। देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ और 2 इस तरफ है। मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर आप कितने हुए, 4 हो गए। और फिर इस बार क्या किया, इस बार मुझे और डिटेल में अध्ययन करना था, तो मैंने क्या किया, इतना ही पार्ट लिया और इतने को मैंने काट के अलग किया और फिर इनका अध्ययन किया। जब ये पार्ट लिया तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको इस दिख रहा होगा। अब देखिए जब मैंने इनकी संरचनाओं को अध्ययन किया तो मैंने देखा इसमें कई तरीके की लेयर थी। क्या थी, कई तरीके की लेयर थी। तो मैंने क्या किया, जो मुझे सबसे बाहर लेयर दिखी उसको मैंने क्या कह दिया, बाह्य परत। उसको मैंने क्या कहा, बाह्य परत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको मैंने क्या कहा, बाह्य परत। इसको मैंने क्या कहा, बाह्य परत। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या देखा कि जैसे मैं क्या किया, बाह्य परत को हटा दिया, मैंने बाहर वाली परत को हटाया, तो मैंने देखा कि जस्ट बाहर वाली परत के बाद वाली जो परत थी वो क्या थी, एंडोथिकस थी। वो कौन सी थी, अंतः परत थी। कौन सी थी, कौन सी थी, अंतः परत। ठीक, अब देखिए अंतः परत तक तो मैं आ गया। ठीक, अब मुझको क्या देखने के लिए मिला, अब मैंने अंतः परत भी हटा दी। अभी मैंने क्या कहा था कि बाह्य परत को मैंने हटाई, फिर मैंने अंतः परत को भी हटा दी। जैसे मैंने अंतः परत को हटाया तो मुझको क्या देखने के लिए मिला, कि कुछ और संरचना देखने के लिए मिली। और इस बार क्या मिला, दो तीन संरचनाएं, 2-3 भित्तियां जो थी आपस में, 2-3 भित्तियां जो जुड़ी हुई थी, वो बिल्कुल सेम एज ऐसे ही, एक ही मतलब सेम, बिल्कुल एकदम से सेम थी। तो मैंने उनको क्या कहा, उनको मैंने कहा मिडिल लेयर। अब ये क्या हो गई हमारी मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर जो होती है ना बच्चा, वो मिडिल लेयर जो होती है वो क्या होती है, एकदम सेम होती है और 2 से 3 परतों का समूह होती है। ठीक, तो ये मुझको क्या देखने के लिए मिला, मिडिल लेयर मिला। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी आप इस बात पर ना कंफ्यूज होइएगा कि जो एपिडर्मिस था, मतलब जो बाह्य परत थी और जो अंतः परत थी, उनके बीच में मिडिल लेयर पाई जाती है। तो कभी भी जो मिडिल लेयर होती है ना, इनके बीच में नहीं पाई जाती है। जबकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है कि यार मिडिल है, मतलब दोनों के बीच में पाई जाएगी। इसीलिए नीट ने इससे क्वेश्चन बनाया था। नीट ने एक क्रम दे दिया था, पूछा था कि बाहर से अंदर की तरफ आप संरचनाओं को, जो भित्तियां हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, बात बाह्य परत, फिर हम अंतः परत, फिर हम इसके बाद करेंगे मिडिल लेयर की। और मिडिल लेयर के बाद जो परत आती है, मिडिल लेयर के बाद जो परत आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, और जो टेपिटम है ना, इसके बारे में तो हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अब देखिए जितनी संरचनाएं हमने देखी हैं उनको एक बार हम स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की एंथर की भित्तियों की, तो जो सबसे पहले जो भित्ति हम देखने के लिए मिली वो कौन सी मिली, एपिडर्मिस मिली, जिसे हमने कहा सबसे, जिसे हमने क्या कहा, ये सबसे बाह्य परत है। फिर इसके बाद जैसे मैंने एपिडर्मिस को हटाया तो मुझको मिडिल लेयर देख, सॉरी, एंडो क्या क्या मुझको देखने के लिए मिला, अंतः परत देखने के लिए मिली। और अंतः परत को हम क्या कहते हैं, अंतः परत जो होती है, अंतः परत जस्ट किसके बाद होती है, एपिडर्मिस के बाद होती है। जैसे मैंने एपिडर्मिस को हटाया तो उसके बाद वाली जो संरचना मुझे देखने वो क्या थी, एंडोथिकस थी। क्या, एंडोथियम, इसको क्या बोलते हैं यार, एंडोथीरियम, एंडोथियम, एंडोथियम बोलते होंगे। ठीक है, एंडोथियम, या तो मीनिंग गलत होगी फिर। एंडोथियम मतलब अंतः परत। आप देखिए, आप तो हिंदी मीडियम वाले हैं ना। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथियम बोलेंगे। ठीक,
अब जैसे मैंने देखा कि एंडोथीलियम को जैसे मैंने हटाया तो मुझको मिडिल लेयर देखने के लिए मिली। इसको मैंने पूरी तरीके से आपको डायग्राम में तो क्लियर ही कर दिया। फिर सबसे अंदर जो मिली मुझको, वो क्या मिली, वो मुझको मिली टेपिटम मिली। अब देखिए मैंने टेपिटम को लिया क्योंकि टेपिटम जो परत है वो इंपॉर्टेंट है और नीट ने इससे क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मैं टेपिटम की बात करता हूँ तो टेपिटम में जो टेपिटम की बात करूँ तो सबसे पहली बात यही आती है कि जो टेपिटम होती है ना वो सबसे अंदरी परत होती है। सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो टेपिटम होती है। और जो टेपिटम होती है ना ये बहुकेंद्रकीय होती है, इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और ये बहुगुणित भी होती है। ठीक है, अब बहुत सारे केंद्रक तो पाए जाएंगे बच्चा, इसमें एक चीज जरूर याद रखना, इसमें बहुत केंद्रक तो पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो वो होती है बहुकेंद्रकीय तो ये होते हैं, लेकिन इनमें जो साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो नहीं होता, जबकि इसमें केंद्रक द्रव्य का विभाजन, सॉरी केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे केंद्रक के विभाजन के द्वारा बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। लेकिन जो साइटोकाइनेसिस मतलब जो इसका कोशिका द्रव्य होगा ना उसका पार्टिकुलर विभाजन नहीं होता। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑप्शनल में, एक बार पूछा था कि यार इसमें मतलब क्या नहीं होता, इसमें क्या होती है, साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होती, मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन टेपिटम में नहीं पाया जाता। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे टेपिटम के वर्क। देखिए जो टेपिटम का पहला वर्क आता है वो आ जाता है, ये नर्व टिश्यूज का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये लघु बीजांडु को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? ये नर्व टिश्यू का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि ये लघु बीजांडु को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है एक बात कि ये प्रोयूबिस बॉडी का निर्माण भी करती है। क्या करती हैं? प्रोयूबिस बॉडी का निर्माण भी करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो भी क्वेश्चन जहां से भी पूछे गए हैं, मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन करता है? प्रोयूबिस बॉडी का निर्माण करता है टेपिटम। और प्रोयूबिस बॉडी किसका निर्माण करता है? तो प्रोयूबिस बॉडी आगे जाकर स्पोरोपोलेन का निर्माण करता है। क्या? स्पोरोपोलेन का निर्माण करता है। इन चीजों को आप जरूर या ध्यान में रखिएगा कि देखिए जो टेपिटम होता है वो प्रोयूबिस बॉडी का निर्माण करेगा, लेकिन जो प्रोयूबिस बॉडी है ना आगे जाकर क्या करेगा, स्पोरोपोलेन बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोपोलेन बनाएगा। एक एक चीजें देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक लेयर के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में आपको ना रह जाए। ठीक है, अब देखिए कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला नोट वही आ जाता है कि जो टेपिटम होता है ना इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है, मतलब केंद्रक विभाजन तो होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा। इज इट क्लियर? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ और नोट्स भी आपको अच्छी दे रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट आता है, अगला ये आता है कि जो हमारी मिडिल लेयर होती, मिडिल लेयर हो गई, एंडोथीलियम हो गई, और इसके बाद क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। ये तीनों लेयर मिलकर क्या करती हैं, ये तीनों लेयर मिलती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? तीनों लेयर मिलती हैं और क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे टेपिटम की बात आ जाती है तो टेपिटम में एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां नहीं बताई। क्यों? क्योंकि जो मैं नोट लिखवाता हूँ, जो भी जितनी भी नोट मैं लिखवाया करता हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट हैं, इसलिए उनको मैं नोट करके लिखवाता हूँ। मैं वहां पे भी टेपिटम की बात बता सकता था। जो टेपिटम होती है ना बच्चा, वो क्या होता है, इसमें पोलन किट का निर्माण होता है। क्या टेपिटम क्या करती है? पोलन किट का निर्माण करती है। देखिए टेपिटम दो चीजें, बहुत मेन मेन चीजें बना रही है, दोनों चीजें हमें याद रखना है। एक तो प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण कर रही है, और फिर क्या हो रहा है कि ये पोलन किट का भी निर्माण कर रही है। बच्चा ये दोनों चीजें जो है ना, ये चीजें पूछी जाती हैं, दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा है और अलग अलग जगह पर ही लिखा है ताकि दोनों चीजें आपको अलग अलग तरीके से याद रहे। ठीक है, अब ऐसे मैं आगे बात करता हूँ। तो जो पराग कोष के अंदर की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो पराग कोष के अंदर पैरेन्काइमा सेल का समूह पाया जाता है। पैरेन्काइमा सेल आप पढ़ते हैं किस पर, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पर पढ़ते हैं, क्लास 11th पर। जो पैरेन्काइमा सेल का समूह पाया जाता है, इन समूह को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस। क्या बोलते हैं हम? स्पोरोजीनियस टिश्यूज बोलते हैं। तो स्पोरोजीनियस टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यूज पाए जाते हैं पराग कोष पर। और पराग कोष पर जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज पाए जाते हैं वो बनते कैसे हैं? तो पैरेन्काइमा सेल का समूह बनाती हैं किसको? स्पोरोजीनियस टिश्यूज। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं लघु बीजांडु जनन की। अभी तक हमने देखा चार अलग अलग चीजें थी, अब हम उनको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। देखिए जो लघु बीजांडु जनन होता है, अगर मैं इनकी लघु बीजांडु की बात करूं तो इनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो 2n पर पाए जाते हैं। क्या? देखिए लघु बीजांडु जो होते हैं वो 2n पर पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, कई बार ऑप्शन में हमें क्वेश्चन कई सारे ऑप्शन दे देता है, फिर उनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सत्य है, बताइए एक से ज्यादा कथन उसमें सत्य होते हैं। तो उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चा कि जो लघु बीजांडु जनन होता है, लघु बीजांडु जो होते हैं वो कौन से अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं?
तो लघु बीजांडु जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, ठीक है। और लघु बीजांडु पर पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका क्या करती है, पोलन मदर किट का सॉरी पोलन मदर सेल का काम कर सकती है, या पोलन मदर सेल का काम कर सकती है। मतलब क्या हो सकता है, अब ये लघु बीजांडु को जन्म देने के लिए सक्षम है, कोई भी सेल, ठीक है। तो अगर मैं एक सेल की बात करूं, पर्टिकुलर मैंने एक सेल लिया, ठीक है। यहाँ पर सपोज दैट मैंने एक पोलन मदर सेल ली, क्या ली मैंने यहाँ पर, पीएमसी, मतलब पोलन मदर सेल। अब पोलन मदर सेल में क्या हुआ, पहली बार क्या होगा, मियोसिस होगा। और जो फर्स्ट मियोसिस होगा ना, फर्स्ट मियोसिस के बाद यहाँ पर कुछ आपको अगुणित संरचनाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये फर्स्ट मियोसिस हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट हुआ है। अब जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर इसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। और जो ये एन दिख रही है ना आपको, अगुणित संरचनाएं, ये आगे जाकर क्या करती हैं, फिर ये इनका विभाजन होता है और ये एन एन बना लेती हैं। टोटल जो हमारे पास अब संरचनाएं बनी वो 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण हो गया। क्या, 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण हुआ, 4 अगुणित संरचना, या 4 अगुणित संरचनाओं का निर्माण हुआ। और बच्चा ये जो 4 अगुणित संरचना है ना, इन्हीं को हम क्या क्या कहते हैं, लघु, क्या बोलते हैं इनको, हम लघु बीजांडु बोलते हैं। और जो लघु बीजांडु होते हैं ना, ये टेट्राइड पर होते हैं। क्या, लघु बीजांडु जो होते हैं वो टेट्राइड पर होते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 बने हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो 4 बनते हैं ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, ठीक है। और ये कई तरीके से संरचनाओं को बना सकते हैं, जिनमें से पहली संरचना है, अगर ये ऐसी संरचना बनाते हैं, क्या, अगर ये सपोज दैट ऐसी संरचना बनाते हैं तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, ये देखिए एक तो यहाँ पर व्यवस्थित हो गया, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और एक चीज मैं बता दूं, जो ये लघु बीज, ये जो बन रहे हैं अगुणित संरचनाएं बन रही हैं, ये व्यवस्थित कैसे हैं, ये एक चुंबक पर चिपकी हुई हैं। और जो चुंबक, वो कौन सा चुंबक है, वो है सेल्यूलोज वो है क्या, सेल्यूलोज भित्ति। ये क्या होता है, सेल्यूलोज भित्तियों पर चिपके रहते हैं। सेल्यूलोज भित्तियां इनको पकड़ कर रखती है, तेजी से इनको क्या करती है, पकड़ कर रखती हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर क्या पाई जा रही है, ये क्या है, ये क्या है, सेल्यूलोज भित्तियां हैं। और जो सेल्यूलोज भित्तियां होती हैं बच्चा, वो क्या करती हैं, क्या, जो सेल्यूलोज भित्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्यूलोज भित्तियां इनको पकड़ कर रखती हैं, क्या करती हैं, पकड़ कर इनको रखती हैं। और जो ऐसी संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्रा, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहाइड्रल इसको बोलते हैं। और ये किस पर पाई जाती है, ये पाई जाती है डाइकॉट में पाई जाती है। किस पर पाई जाती है बच्चा, डाइकॉट में पाई जाती है। अब देखिए दूसरी संरचना कुछ ऐसे भी ये पाई जा सकती है, कैसे, ऐसे करके, ऐसे, तो ये करके यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर एक व्यवस्थित हो जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पर, और एक इसके पीछे भी रहता है यहाँ पर। अब चारों व्यवस्थित हो चुके हैं और चारों फिर सेल्यूलोज भित्तियों पर जुड़े हुए हैं, क्या, सेल्यूलोज भित्तियों पर जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए इस बार संरचना अलग है तो इसका नाम भी अलग होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो, तो क्या बोलते हैं, आइसो बाई टेट्राल, आइसो बाई टेट्रायल बोलते हैं हम इसको। और जो आइसो बाई टेट्रायल होता है ये किस पर पाया जाता है, ये पाया जाता है बच्चा मोनोकॉट्स में पाया जाता है। किस पर पाया जाता है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो ये डाइकॉट्स पर पाया जाने वाला क्रम है, ये वाला जो है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, ये टेट्राहाइड्रल मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ठीक। अब देखिए आपने यहाँ तक देखा, ठीक है। अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास कुछ ऐसी संरचना टेट्राहाइड्रल जैसे संरचना प्राप्त हुई, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे, अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास ऐसी संरचना प्राप्त हो चुकी है। ऐसी एक ही की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं सब तो बना नहीं सकता कि अब वो वाली भी बनाऊँ। इसमें सपोज दैट मेरे पास ये संरचना प्राप्त हुई और इस पर कौन सी भित्तियाँ हैं, इस पर सेल्यूलोज की भित्तियाँ हैं, जिस पर क्या है, हमारा वो जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब क्या होगा बच्चा, जैसे जैसे पराग जो वो थी जो सॉरी जैसे जैसे क्या होगा, एंथर परिपक्व होगा। क्या होगा, जैसे जैसे एंथर परिपक्व होगा तो एंथर से क्या होगा, जो ये टेट्राइड आपको दिख रहा होगा, ये जो टेट्राइड का क्रम दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे पृथक होने लगता है। अब आप कहेंगे कि अभी तक क्या हो रहा था, कि अभी तक जो ये टेट्राइड जो था ये इनको पकड़े हुए था, ये अभी तक लघु बीजांडु क्या किया था, पकड़े हुए। तो आखिर ये अलग क्यों हो रहा है, फिर ये कैसे अलग हुआ, अभी तक तो ये पकड़े हुए थे लेकिन अचानक से अलग कैसे होने लगा। देखिए एक प्रकार का एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज एंजाइम। वो क्या करता है, इसको क्या करता है, ये जो एंजाइम जो पकड़े हुआ है, जो एंजाइम इसको पकड़े हुआ है अच्छी तरीके से, उसको क्या करता है, धीरे धीरे कर घोलता है। और घोलते घोलते धीरे धीरे क्या करता है, इनकी जो संरचना, जो पकड़ाव था इनका, जो चुंबकाव था बहुत तेज से जो इनको पकड़े थी, धीरे धीरे ढीले होती है, धीरे धीरे क्या होती है, ढीली होती है। और जैसे जैसे ढीली होती है तो जो हमारा लघु बीजांडु है वो अब इससे निकलना चालू हो जाता है। क्या होता है, अब इससे निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर,
अब क्या होगा, अब हम लघु बीजांडु की बात करेंगे, क्योंकि देखिए अब क्या हुआ, जो हमारा अभी तक ये जो टेट्राइड था, क्या अभी तक जो हमारे पास टेट्राइड था जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, अब क्या हुआ, ये जो सेल्यूलोज थी, जो सेल्यूलोज यहाँ पर थी, वो क्या हुई, घुली। और जब घुली ना, तो ये जो टेट्राइड बच्चा ये बाहर निकला यहाँ से। और ये जो बाहर निकला, अब हमारे पास क्या है, एक लघु बीजांडु जो पूरी तरीके से अभी विकसित नहीं है। हम इसको पूरी तरीके से लघु बीजांडु नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या है, लघु बीजांडु है। अब हम पार्टिकुलर इसकी संरचना के बारे में बात करने। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, मैं एक बार क्लियर करता हूँ चीज़ों को। अभी तक हमने देखा था एंथर, सबसे पहले हमने क्या देखा, एंथर। फिर इसके बाद हमने इसकी संरचनाएं देखी कि ये बाइलोब्ड में था, ये हमारा पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप था कि ये बाइलोब्ड में था। फिर हमने इसका क्या देखा कि इसमें यार चार परतें, ये जो बाइलोब्ड था, बाइलोब्ड में क्या था कि चार चीजें थी जो हमें दिख रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था चतुष्फलकीय लघु बीजांडु। फिर हम क्या बात की, हम पार्टिकुलर इनकी परतों की बात की है, क्या इनकी जितनी भी मेम्ब्रेन थी उनकी बात की है। फिर मेम्ब्रेन के बाद हमने क्या कहा, हमने बात की कि लघु बीजांडु कैसे बनता है। लघु बीजांडु कैसे बना, मतलब हमारे पास 2n थी, फिर 2n से क्या हुआ, 2n से n बना, अगुणित संरचनाएं बनी। फिर ये जो अगुणित संरचनाएं व्यवस्थित कैसे हुई, तो ये अगुणित संरचनाएं कुछ ऐसी व्यवस्थित हुई थी, क्या कुछ ऐसे व्यवस्थित हुई थी। फिर क्या हुआ, ये जो संरचना थी ये घुली, और बाद में क्या हुआ, इससे एक एन निकला। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी, यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हमारा जो एन है लघु बीजांडु है वो निकल चुका है, और उसी की संरचना के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसकी संरचना की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, अब इस बार क्या हुआ, जो एन था हमारे पास, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर चीजों को। जो अभी तक हमारे पास एन था, क्या था, जो अभी तक हमारे पास एन था, इसमें अब कुछ संरचना में परिवर्तन होगा। ये था हमारे पास एन, ये क्या था हमारे पास एन। अब इसमें क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन आई, जो सबसे पहली मेम्ब्रेन आई ना बच्चा, जो सबसे पहले मेम्ब्रेन आई जस्ट एन के बाद वाली, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा इंटाइन। क्या हमने बोला, इसको हमने बोला इंटाइन। और ये जो इंटाइन थी बच्चा, ये किससे बनी थी, ये सेल्यूलोज से, किससे बनी थी, ये सेल्यूलोज से और पेक्टिन से बनी थी। ये एक एक चीजें मैंने लिख रखी है स्लाइड पर, लेकिन तब भी मैं आपको एक बार यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। इस सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी थी। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर भी एक लेयर बनी, और जैसे इसके ऊपर वाली जो लेयर बनी उसका हमने क्या नाम रखा बच्चा, तो उसका हमने नाम रख दिया, उसका हमने नाम रखा क्या, एक्साइन। उसको हमने क्या बोला, एक्साइन बोला। अब ये जो एक्साइन थी, ये क्या थी, एग्जाइम के बीच बीच में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जा रही थी, क्या। अब ये क्या संरचनाएं हैं, तो देखिए ये संरचनाएं भी हम क्लियर करेंगे, उससे पहले हम पॉइंट को क्लियर करते हैं। कुछ इस पर कुछ ऐसा ऐसे पाया जा रहा था, ठीक है, तो पहले हम पॉइंट को क्लियर करेंगे तो ये संरचना ऑटोमेटिक हमारी क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले साइज की बात करें, तो जो साइज होता है ना, ये जो लघु बीजांडु का साइज होता है, वो 20 से 25 म्यूयम हो सकता है। क्या हो सकता है, 20 से 25 म्यूयम हो सकता है। अब देखिएगा, जो लघु बीजांडु है वो तो अगुणित संरचना है। देखिए यहाँ से हुआ ही कि यहाँ से एन निकला, तो मतलब अगुणित संरचना ही होगी, ठीक है। अब देखिएगा, जो इनकी बाह्य परत थी वो एंजाइन थी, क्या थी, इनकी बाह्य परत थी एंजाइन। और इस एंजाइन में क्या पाया जा रहा था, स्पोरोपोलिन पाया जाएगा। ये जो यहाँ पर ढांचे आपको दिख रहे होंगे ना, इस पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। लेकिन ये पूरी संरचना की अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट फिर से मैं इसको बनाऊंगा ऐसे करके, ये मैंने ऐसे बनाया, और यहाँ पर जो इंटाइन थी, ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, यहाँ पर बस नहीं स्पोरोपोलिन पाया जाएगा, यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर नहीं पाएगा, लेकिन बाकी की सारी जगह स्पोरोपोलिन पाया जाएगा। अब ये स्पोरोपोलिन क्या है यार, तो जो स्पोरोपोलिन होता है ना, ये स्पोरोपोलिन पूरे पादप जगत का सबसे कठोर भाग होता है। अगर ये कठोर होगा इतना, तो जो हमारा लघु बीजांडु वो निकलेगा कैसे। अगर वो निकलेगा नहीं बच्चा, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा। और अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर हम चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं भाई, चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन हमें कराना ही है लास्ट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ संरचनाएं हैं जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, उसको हम कहते हैं जर्मोपोर। क्या बोलते हैं उसको, हम क्या कहते हैं उसको, हम बोलते हैं जर्मोपोर। और जर्मोपोर में क्या होता है, जर्मोपोर में स्पोरोपोलिन जो होता है वो बच्चा अनुपस्थित होता है। अगर यहाँ पर अनुपस्थित होगा, मतलब जो जनन होगा वो यहीं से होगा, और यहीं से क्या होती है, पराग नलिकाएं निकलती हैं और फिर आगे जनन का काम करती हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान, अब ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी थी, जो अंदर अंदर वाली परत होती है इसको हम इंटाइन कहते हैं, और इसमें सेल्यूलोज और पेक्टिन पाई जाती है, ठीक है। ये चीज तो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा ही क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे हम बढ़ेंगे तो अभी इस बार हम किसकी बात करेंगे, इस बार बच्चा हम बात कर रहे हैं अब लघु बीजांडु के विकास की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा बच्चा, कि अब लघु बीजांडु में ये संरचना कुछ बन चुकी है, ऐसी कुछ संरचना, ये ऐसी कुछ संरचना बन चुकी थी, ठीक है। ऐसी कुछ संरचना अगर बन चुकी थी, अब इसके बाद यहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, जर्मपोर पाए जा रहे थे, ठीक, ये जर्मपोर पाए जा रहे थे।
अब हमें क्या करना है, ये जो अगुणित संरचना है ना, अब इस अगुणित संरचना को हमको क्या करना है, द्विगुणित संरचना पर लाकर आना है। ठीक है, तो जैसे मैं विकास की बात करता हूं, तो विकास में क्या होता है, लघु बीजांडु में क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। और एक समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, दो कोशिकीय संरचना निर्माण हो जाता है। क्या दो कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। और ये जो दोनों कोशिकीय संरचना होती है ना बच्चा, ये दोनों कोशिकीय संरचना को हम क्या कहते हैं, इन दोनों कोशिकीय संरचनाओं को ही तो हम कह रहे हैं लघु बीजांडु। अब हमारा लघु बीजांडु पूरी तरीके से बन चुका है। अगर लघु बीजांडु हमारा बन चुका है तो इसी को तो हम कहते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोल रहे हैं परागकण। और इसीलिए तो हम उतनी देर से परेशान हो रहे थे कि मेनली जो परागकण है वो कहाँ है। देखिए एंथर जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो एंथर हम पढ़ रहे थे बच्चा, जो एंथर पढ़ रहे थे, इसी के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो हम घुसते घुसते अब परागकण तक पहुंच चुके हैं। किस पर पहुंच चुके हैं, परागकण पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले क्या है कि यहाँ पर कुछ संरचनाएं देखिए, जो हमारे पास दो सेल की संरचना प्राप्त हो रही है, या दो जो टू सेलुलर संरचना हमारे पास सेल की आ रही है, वो कैसे होती है, देखिए कुछ ऐसे सेल होते हैं, ये कुछ ऐसे होता है सेल। यहाँ पर क्या होता है, दो सेल होती है, एक तो यहाँ पर आ जाता है और एक केंद्रक यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो जो छोटी वाली होती है, देखिए दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। देखिएगा, ये जो संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनन। इसको हम बोलते हैं जनन सेल। ये क्या है, हमारी जनन सेल। और ये क्या है, ये क्या है, कायिक सेल। ये है कायिक सेल। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है, अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि जनन सेल बड़ी होती है कि कायिक सेल बड़ी होती है, तो देखिए जो जनन सेल होती है वो छोटी होती है, किससे, कायिक सेल से। और आपको संरचना में भी देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये छोटी है, जबकि हमारी जो कायिक सेल है वो क्या है, कायिक सेल हमारी बड़ी है। और एक चीज याद रखिएगा, जो कायिक सेल अगर बड़ी है तो इसका जो केंद्रक होता है, इसका जो क्या होता है, जो केंद्रक होता है ना, वो भी बड़ा होता है। क्या होता है, वो भी बड़ा होता है। इज इट क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे कुछ पॉइंट आ जाते हैं। देखिए 60% एंजियोस्पर्म भी हम क्या कर रहे थे, एंजियोस्पर्म में ही हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे, एंजियोस्पर्म में हम एंथर देख रहे थे। मैंने शुरुआत में देख बताया था कि हम किस पर देख रहे हैं, एंथर देख रहे हैं, वो भी एंजियोस्पर्म पर देख रहे हैं। तो देखिए 60% एंजियोस्पर्म पर दो कोश की संरचना पाई जाती है। दो कोश की संरचना के द्वारा क्या होता है, परागकण का पॉलिनेशन होता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, तीन कोश की संरचना भी पाई जाती है। क्या होती है, तीन कोश की संरचना पाई जाती है, जहां पर दो नर और एक कायिक कोशिकाएं होंगी। जब तक अभी क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था कि एक नर कोशिका थी, एक नर कोशिका थी और एक कायिक कोशिका थी। एक ये नर कोशिका थी और ये क्या थी, ये कायिक कोशिका थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार दो नर कोशिकाएं बनी और एक कायिक कोशिकाएं बनी। और ये किस पर होता है, ये 40% पादपों पर पाया जाता है। मतलब 40% एंजियोस्पर्म पर पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ चीजें। अब देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम आगे बात करेंगे पोलन ग्रेन की। अब हमारे पास क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा चीजों को। ठीक है, हमने क्या किया, हम परागकण तक पहुंच चुके हैं। किस पर पहुंच चुके हैं, परागकण तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं परागकण की। अभी तक क्या था बच्चा, हमारे पास लघु बीजांडु था। क्या था, लघु बीजांडु था। और लघु बीजांडु से हमने क्या किया, लघु बीजांडु से जब हम लघु बीजांडु की संरचना के बारे में देखें तो हम घुसते घुसते कहां पर आए, परागकण तक पहुंच गए। अब हम बात करेंगे पार्टिकुलर परागकण की। ठीक है, वास्तविकता में जो परागकण क्या होते हैं, तो देखिए जो परागकण होते हैं यही तो रिप्रोडक्शन करते हैं, यही तो पुष्प पर जाकर जो स्त्री मतलब कि मादा जनन अंग होते हैं उस पर लगते हैं, फिर इसके बाद ये ओवरी पर जाते हैं, फिर रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद अपना काम को संपन्न करते हैं। क्योंकि देखिए परागकण का काम ही है क्या करना, रिप्रोडक्शन करना। अभी तक हमने क्या देख लिया, परागकण हम बना चुके हैं। अब देखिए परागकण जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स तो हो गए। अब देखिए आंशिक रूप से मेल गैमेट्स होते हैं और इनकी जो क्या होती है, इनकी जो वेबिलिटी होती है, मतलब जो इनकी जीवन क्षमता होती है, जो इनकी जीने की क्षमता होती है, वो अलग अलग पादपों मतलब अलग अलग प्रजाति की पादपों पर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों पर अलग अलग हो सकती है। मतलब अगर हम अनाज की बात करें और अनाज में मैं गेहूं और चावल की बात करूं और अनाज की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, जो जनन क्षमता होती है 30 मिनट तक होती है। हुआ क्या बच्चा कि अनाज जैसे सपोज दैट गेहूं था, गेहूं का परागकण अब निकला और निकलते निकलते ये अभी तक मादा जनन अंग तक नहीं पहुंचा और 30 मिनट इसके समाप्त हो चुके। तो इसकी जो जीवन क्षमता थी 30 मिनट तक ही थी, मतलब 30 मिनट बाद अभी ये गया, मतलब इसका काम समाप्त, अभी ये जनन करने योग्य नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं कुछ जैसे कि सोलनेसी हो गई, लेग्यूमिनेसी हो गई, रोजनेसी हो गई, इनकी जो जनन क्षमता होती है, इनकी जनन क्षमता बच्चा महीनों तक होती है। मतलब अगर ये एक बार परागकण निकला और महीने भर बाद भी अगर
स्त्री के पास पहुंच रहा है, मतलब मादा के पास पहुंच रहा है, तब भी मतलब ये रिप्रोडक्शन सक्षम है और ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज आती है परागकण का संग्रह। अब हमें परागकण का संग्रह करते हैं हम लोग, एक बैंक बनाए जिसको हम कहते हैं पोलन बैंक। और पोलन बैंक में हम क्या कहते करते हैं, पोलन बैंक में हम करते हैं परागकणों संग्रह। परागकणों का संग्रह जो हम करते हैं तो उसको क्या, परागकण का संग्रह कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं द्रव्य N2, क्या लेते हैं हम, द्रव्य N2, और लेते हैं क्या 196 डिग्री टेम्परेचर, सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली जो बात आ जाती है वो ये आ जाती है कि हम यहाँ पर द्रव्य लेते हैं ना कि गैस। अभी एक बार देखिए क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं ये सारे जो क्वेश्चन हैं, जो ये कुछ पॉइंट जैसे कि ये हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया परागकण का संग्रह करते हैं तो हम इसमें यूज क्या करते हैं, ये एज इट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में और रिपीटेड वे पर आया हुआ, मतलब 2 से 3 बार आया हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए वहां पर आपको क्या कर सकता है, जो N2 है N2O भी कर सकता है। सपोज दैट N2O कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। सपोज दैट उसने क्या किया, उसने N2 तो लिखा, द्रव्य N2 तो सब कुछ लिखा, उसने ऐसे लिखा क्या, द्रव्य N2 लिखा, लेकिन इस बार क्या किया उसने 196 डिग्री सेंटीग्रेड चल लिखा, लेकिन इस बार माइनस उसने नहीं लगाया। आपको जब ये वाला क्वेश्चन देखना है ना तो आपको 2 चीजें जरूर चेक करनी है, एक तो कि N2 है कि नहीं है, द्रव्य के साथ N2 है कि नहीं है, और दूसरी माइनस लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि माइनस 196 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम किसकी बात करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं कि जो तकनीकी है जिसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, परागकण का संग्रह करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैरी प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं वो, उसको हम बोलते हैं, वो बोलते हैं कैरी प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ पॉइंट हैं। आगे का पॉइंट क्या है, आगे का पॉइंट है अब पराग के रोग, परागकणों के कारण रोग। ये परागकणों से भी बहुत लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, जो सबसे बड़ा रोग है ना वो एलर्जी है। जिन लोगों को परागकण से एलर्जी होती है वो सबसे ज्यादा एलर्जी किससे, पार्थेनियम घास, एक प्रकार की पार्थेनियम घास जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, उससे क्या होता है, यानी एलर्जी हो। और बहुत लोगों को ये चीज़ें होती हैं, एलर्जी वाली चीज़ें हो जाती हैं। जबकि इसमें दामा रोग वगैरह भी हो सकता है और श्वसनी शोथ भी हो सकता है। क्या, इसमें दामा रोग भी हो सकता है, श्वसनी शोथ भी हो सकता है, तो ये तो कम लोगों में होता है। लेकिन एलर्जी वाली जो बात है, इसका जो मुख्य कारण है वो पार्थेनियम घास है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और पार्थेनियम घास को हम क्या बोलते हैं, गाजर घास, क्या बोलते हैं, गाजर घास, उसको हम बोलते हैं गाजर घास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई चीजें। अब देखिए आगे क्या आता है, जो आहार है ना, आहार, सॉरी, जो परागकण है ना, इनका हम आहार संपूरकों के रूप में, देखिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो अश्वधावक होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका परागकणों का यूज करते हैं। परागकण क्या होती है, एक पैकेट में आती है, आप एनसीईआरटी पर देखेंगे तो एक पैकेट बनी हुई है। वहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वहां पर क्या 30 टेबलेट होंगी, क्या 30 टेबलेट का एक वो बना हुआ है। मतलब एक, ये जो आहार मतलब परागकण आते हैं ये कई तरीकों से आ सकते हैं, मतलब पाउडर के रूप में भी आते हैं और फिर इसके बाद ये गोलियों के रूप में भी आते हैं, लिक्विड में भी आते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, ये आहार संपूरक में क्या होता है, एनर्जी की तीव्रता से वृद्धि होती है, तुरंत एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, ये एक समय पर क्या था, जब हमारे पास ऐसी तकनीकी नहीं थी, जब हम पुराने थे, तो खिलाड़ियों को पता चला ये चीज़ें कि यार ऐसा भी कुछ होता है, खराब कर होते हैं इससे बहुत ज़्यादा तो क्या हुआ, कुछ खिलाड़ी से लेने लगे। जब कुछ खिलाड़ी लेने लगे तो उनकी प्रोग्रेस पर अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो जब जांच पड़ताल हुई गया तो पता चला कि ये एनर्जी के रूप में इसको ले रहे हैं, जबकि ये कानूनी तरीके से नहीं था। क्योंकि उस समय हमें अपनी न्यूट्रल बेस पर रहना पड़ता है, हमें एनर्जी के लिए फलाने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लेनी है कि, अब जैसे कि कुछ लोग क्या करते थे शुरुआत में ड्रग्स वगैरह लेते थे, ड्रग्स भी एनर्जी की वृद्धि करते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है और ये स्पोर्ट में नहीं अलाउड होता। ठीक है, तो आहार संपूरकों के रूप में भी इसका करते हैं। देखिए हमने अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर की हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज हमने नर जनन संरचना के बारे में अच्छी तरीके देख लिया, क्या, नर जनन संरचना के बारे में आज हमने देखा। और कल हम देखेंगे मादा जनन संरचना के बारे में। मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियर करने की है। तब भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई हो, किसी भी चीज़ को में आपकी प्रॉब्लम हो, या तो आपको लग रही हो पार्टिकुलर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, यहाँ की ये चीज़ नहीं आई, तो आप एक बार कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने एक तो जो भी टॉपिक पर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी पर्टिकुलर, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। आप बस पढ़िए, चीज़ों को आप समझिए, एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे बताइए, आप कमेंट करिए, मैं एक एक कमेंट सीन करता हूं और अच्छी तरीके से मैं करता हूं, ताकि कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। जहां तक मेरा मतलब मेरा खुद पर्सनल वो रहता है, मोटो रहता है, वो ये रहता है कि किसी की भी अगर एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे चैनल पर कि ये चीज़ मुझको समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, कि अभी अपने को क्या है, चीज़ों को सीखना है।
ठीक है, अभी चीज़ों को हमें सीखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो मैंने अच्छी तरीके से क्लियर किया है, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे को ऐसा उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ें क्लियर की हैं। लेकिन तब भी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं और पढ़ते रहें। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। और आज की वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, इसकी नोट्स का रिवीजन कर लीजिएगा, बस एक बार आप नोट्स देख लीजिएगा और इसके जो टर्म्स हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर आपको ये चैप्टर ना एक तरीके से इसका जो बेस है वो बन चुका है और कभी नहीं भूलने वाला आप पुंकेश्वर का। और इससे एक क्वेश्चन से, अच्छा, 1 से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से फिक्स है, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।